हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस बंधन 88 पे। और हमने एक वीडियो इससे पहले देखा था जिसमें हमने देखा था पोषक तत्वों के विषय में। पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, आहार क्या होता है। तो पोषक तत्वों के अंतर्गत हमने बहुत सारे पोषक तत्व देखे थे जिसमें हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत विस्तार से देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट को श्वेतसार भी कहा जाता है। ठीक, मुख्यतः इसका काम जो होता है ऊर्जा देने का होता है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, सामान्यतः ऊर्जा देने वाला ये तत्व है। इसका अगर हम लोग सूत्र देखें तो इसमें कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो सूत्र होगा CH2O और होल ट्वाइस के बाद इसमें हो जाएगा N, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2nO1। यह एक यौगिक है। यौगिक क्यों है? क्योंकि ये इन सब से मिलकर बना है, एक प्रकार का ये कंपाउंड है। और कैसा यौगिक है? ये रासायनिक कंपाउंड है या केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है। ये जैव ईंधन या बायोफ्यूल है, मतलब ये एक प्रकार का ईंधन का काम करता है, ऊर्जा देने का ये काम करता है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 70 से 80% जो है पूर्ति कौन करता है? वो कार्बोहाइड्रेट करता है। 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, इसके अलावा खाना खाने पर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये तुरंत ऊर्जा देता है। अर्थात कौन देता है ऊर्जा? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप जो है क्या लेंगे? ग्लूकोज लेंगे। इसके अलावा खाना नहीं खाने पर ऊर्जा सबसे पहले संग्रहित ग्लाइकोजन से, फिर वसा से तथा फिर प्रोटीन से प्राप्त होती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जो ग्लाइकोजन होता है हमारे शरीर में यकृत में संचित रहता है। और जब यह ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, जब हम खाना नहीं खा रहे हैं वैसी स्थिति में, तो ये ग्लूकोज जो है काय में चेंज होगा, मतलब जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, है ना। एक्चुअल में ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में संचय है और यह ग्लाइकोजन चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ कुछ अलग से पॉइंट लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट जल की तरह एक दीर्घ पोषक तत्व है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है जल की तरह एक दीर्घ पोषक तत्व है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में बदलता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए एक हार्मोन्स चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन। ठीक, यह मुख्यतः पाया जाता है अग्नाशय या जो पेंक्रियाज है उसकी जो लैंगरहैंस द्वीप की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उससे इंसुलिन का स्त्रवण होता है और उसी से ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। और यह ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? मानव के यकृत अर्थात लीवर में संचित होता है। इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में न्यूनतम 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? न्यूनतम 3 कार्बन होंगे और फिर 3 से ऊपर बढ़ते चलते हैं। तो अलग अलग कार्बन की मात्रा के आधार पर उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब स्रोत क्या है इसका देख लीजिए। अनाज है, आलू है, चावल है, गुड़ है, शक्कर है, गन्ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड या मांड और शर्करा है। ठीक है, तो जो मांड होता है, जो चावल का जो पानी होता है, जब हम चावल पकाते हैं और चावल को जब हम लोग पसाते हैं, मतलब जिस पानी को हम फेंकते हैं उसमें मांड होता है। ठीक है, मतलब स्टार्च होता है, ये काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा शर्करा में कार्बोहाइड्रेट यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो ग्लूकोज होती है, वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, जिससे अभी इससे पहले भी हमने देखा। जब वसा व प्रोटीन जब ग्लूकोज में बदलती है तो इस क्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कब? जब वसा व प्रोटीन ग्लूकोज में टूटती है या बदलती है। ठीक है, अब पहले हमने क्या देखा था कि जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में टूटता है तो उस प्रक्रिया को हमने अलग नाम दिया, है ना। और यहाँ इसको अलग नाम देंगे। तो जब वसा और प्रोटीन जब ग्लूकोज में टूटेगी तो इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने फिर से अलग से कर दिया है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, और ये मात्रा कहाँ स्टोर रहेगी? यकृत में। यह प्रक्रिया होगी कहाँ? यकृत में। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में जो
वसा और प्रोटीन है ये ग्लूकोज में टूटेगी और ये कहाँ टूटेगी, यकृत में ही टूटेगी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के बारे में थोड़ा सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। यह सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें 3 से 7 कार्बन तक के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 3 कार्बन वाले को ट्रायोस, 4 कार्बन वाले को टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, 6 वाले को हेक्सोस और 7 कार्बन वाले को हेप्टोस कहते हैं। सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, अर्थात वो ट्रायोस होता है, ठीक है। ट्रायोस के अंतर्गत ही ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है। महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड है पेंटोज और हेक्सोज, वो भी हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। अब मोनोसेकेराइड का जो सूत्र होता है CH2O और होल्ट वाइज में X होता है, ठीक। इसके विषय में देख लेते हैं। सबसे सरल एवं प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण एक अणु से होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है मोनो। मोनो का मतलब एक होता है, अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो मोनो का मतलब एक होता है। इसका सूत्र होता है CH2O। इन्हें शर्करा भी कहते हैं क्योंकि स्वाद में मीठे होते हैं, तथा यह रंगहीन होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं ट्रायोस, टेट्रोस और हेक्सोस। तो ट्रायोस में ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है, टेट्रोस में एरेथ्रोज आता है और हेक्सोस में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। तो हेक्सोस में सारी चीज़ें हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, GFG। हेक्सोस का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अब जो है ग्लूकोज शर्करा के विषय में हम लोग देखते हैं। ये ग्लूकोज है जो कि हेक्सोस के अंतर्गत ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के विषय में देखते हैं कि ग्लूकोज शर्करा अंगूर या द्राक्ष में पाई जाती है। अंगूर को द्राक्ष भी कहा जाता है और यह रक्त शर्करा में भी यही पाई जाती है, ठीक है। जब भी आपके शरीर में जो शुगर का जो लेवल बढ़ता है तो सबसे पहले ग्लूकोज को ही चेक किया जाता है। इसके अलावा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पाया जाता है फलों में, इसके अलावा यह पाया जाता है शहद में। और याद रखिएगा जो फ्रक्टोज है यह सबसे मीठी शर्करा है, ठीक, मतलब सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन सी है तो वो है आपकी शर्करा। कौन सी शर्करा, तो फ्रक्टोज। इसके अलावा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज पाई जाती है मस्तिष्क में, इसलिए इसको मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं। कुल मिला के शरीर के अंदर ही पाई जाती है। अब इसके अलावा राइबोज शर्करा में हम लोग देखते हैं तो ये RNA में पाई जाती है और ATP में पाई जाती है। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके अलावा डीऑक्सीराइबोज शर्करा में यह DNA में पाई जाती है। जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है वो कहाँ पाई जाती है, DNA में पाई जाती है। अब डाइसेकेराइड को हम लोग देख लेते हैं। तो डाइसेकेराइड का जो सूत्र होता है वो C12H22O11 होल्ट वाइज N। तो यहाँ देख लीजिए लिखा है जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनते हैं, डाइसेकेराइड बनते हैं। जब 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे तब क्या बनेगा आपका डाइसेकेराइड। स्वाद में ये मीठे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, जल में ये घुलनशील होते हैं, इन्हें भी शर्करा कहा जाता है क्योंकि ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। इनका आधारभूत सूत्र यही है C12H20O11, है ना। इसका सूत्र है मासूले। तो माँ से माल्टोज, माल्टोज मिला है मिलकर बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज। जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में मिलते हैं तब माल्टोज बनता है और माल्टोज पाया जाता है अनाजों में, ठीक है। इसके अलावा जो सुक्रोज होता है यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण से बनता है, ठीक है। तो यह पाया जाता है गन्ने की शर्करा, मतलब गन्ने में पाया जाता है, इसको इक्षु शर्करा भी कहते हैं। इसके अलावा यह चीनी में भी पाई जाती है, इसके अलावा टेबल शुगर भी कहा जाता है, इसको प्रतीप शर्करा मतलब इनवर्स शुगर भी कहा जाता है, इसको रसोई घर शर्करा भी कहा जाता है, मतलब किचन शुगर भी इसको कहा जाता है। अब प्रतीप शर्करा सुक्रोज को कहते हैं, टेबल शुगर भी सुक्रोज को कहते हैं, किचन शुगर भी सुक्रोज को कहते हैं। ये अलग से आप लोग कंफ्यूज ना हो इस कारण मैंने इस बात को यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो लैक्टोज होता है यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिश्रण से बनता है। एक प्रकार की यह दुग्ध शर्करा जो कि दूध में पाई जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड को हम लोग देखें तो यह एक प्रकार का संचित ईंधन होता है। इसका सूत्र होता है C6H11O5 होल्ट वाइज N। जब 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड या अनेक मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तब पॉलीसेकेराइड बनता है, ठीक है। जल में यह अघुलनशील होते हैं, मुख्यतः यह पौधों में पाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में ये विघटित हो जाते हैं। स्वाद में ये मीठे नहीं होते हैं। आधारभूत जो सूत्र होता है इसका C6H11O5 होल्ट वाइज N। ऊपर भी हमने लिखा है, यहाँ भी लिख दिए। ऊर्जा उत्पादन हेतु संग्रहित ईंधन का कार्य करता है, ठीक है। स्टार्च, सबसे पहले पॉलीसेकेराइड में हम लोग देखेंगे स्टार्च। स्टार्च में अगर हम रोटी की बात करें,
चाहे गेहूं हो, मक्का हो, ज्वार हो, जौ हो, बाजरा हो, इन सब में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा चावल में भी स्टार्च पाया जाता है। अभी हमने देखा ना, जो मंड होता है या मांड होता है वो पॉलीसेकेराइड है, जो कि स्टार्च है ना। यह एक प्रकार का संचित ईंधन है। इसके अलावा जो सेल्यूलोज है, जिसको हम लोग फाइबर, रुक्षांश या रेसे कहते हैं, यह रेसेदार भागों में पाए जाते हैं। मतलब फल एवं सब्जियों के जो रेसेदार भाग होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और ख़ासतौर पर जो पत्ता गोभी होती है वो सर्वाधिक मात्रा में आपको फाइबर देती है। एक्चुअल में जो फाइबर होता है वो मनुष्य के शरीर में नहीं पचता है, लेकिन ये भोजन के वॉल्यूम को बढ़ाता है, आयतन को बढ़ाता है, जिससे भोजन को पचने में सहायता होती है। इसी कारण जो घास वास खाने वाले जो जानवर होते हैं, है ना, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वो सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं, क्योंकि उनमें छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक छोटा सा स्थान पाया जाता है जिसको अंधनाल कहते हैं। तो वहाँ पर वो सेल्यूलोज का पाचन हो जाता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता अंधनाल नाम का, इसी कारण सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता। इसके अलावा हम लोग देखते हैं काइटिन, है ना। काइटिन जो होता है कीट पतंगों के बाह्य आवरण में पाया जाता है। उदाहरण के लिए तिलचट्टा। ग्लाइकोजन, जंतु वसा भी इसको कहते हैं, और यह संचित होती है यकृत में। दूध, घी, मक्खन या जो क्रीम यानी मलाई होती है उसमें ये ग्लाइकोजन पाया जाता है। इसके अलावा हिपेरिन, यह एक प्रकार का प्रतिजामक या एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। यह एक पॉलीसेकेराइड है, याद रखिएगा हिपेरिन। मनुष्य के भोजन का प्रमुख स्रोत स्टार्च ही है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं ग्लाइकोजन। जानवर अपना ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो है यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं, अतः यह जानवरों का संग्रहित पॉलीसेकेराइड है, इसलिए इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। मतलब जंतु जो है अपने लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं वह जंतु स्टार्च कहलाता है। जंतु जब खाना नहीं खाते तो इसी से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे? ये जो इन्होंने ग्लाइकोजन संचित किया है अपने लीवर में, तब ये जब खाना नहीं खाते तो कहाँ से एनर्जी लेते हैं? इसी ग्लाइकोजन से एनर्जी लेते हैं, जो कि उनके कहाँ पर होती है? यकृत में संचित रहती है, जिसको हम लोग जंतु स्टार्च भी कहते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, यह एक एल्डोज है। मतलब ग्लूकोज एक प्रकार का एल्डोज है। और फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है, इसलिए यह कीटोज है। मोनोसेकेराइड C12H22O11 इसका सूत्र होता है। ये मैंने एक बार अलग से और लिख दिया है। सेल्यूलोज जो होता है प्लांट की कोशिका भित्ति में पाया जाता है ना। जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। इसके अलावा कॉटन फाइबर का अगर हम लोग देखें तो कपास और रुई में भी जो है सेल्यूलोज पाया जाता है। कागज़ में, लकड़ी में, इस पर भी सेल्यूलोज पाया जाता है। इवन जो घास होती है उसमें भी सेल्यूलोज पाया जाता है। वनस्पति रेशों में जैसे कपास, जूट, पटसन, है ना, तो ये जितने भी गोल्डन वो हैं फाइबर हैं, तो ये वनस्पति रेशे उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के सेल्यूलोज पाया जाता है उनमें। जंतु रेशे मतलब जिसको हम लोग एनिमल फाइबर कहते हैं, वो ऊन है, रेशम है, और ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो एनिमल फाइबर हैं या जंतु रेशे हैं, ये ऊन हो गया, रेशम हो गया, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखें, इंसुलिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो किडनी रोग का पता करने में काम आता है। जो इंसुलिन है, अगर किडनी से संबंधित कोई रोग है तो जो इंसुलिन नाम का जो पॉलीसेकेराइड है वो किडनी के रोग का पता लगाता है। इसके अलावा जो आयोडीन टेस्ट होता है यह केवल स्टार्च देता है। जो आयोडीन टेस्ट होता है ये स्टार्च के परीक्षण के लिए होता है। आयोडीन विलयन का जो रंग होता है वह लाल रंग का होता है। जो आयोडीन का जो विलयन होता है वो लाल रंग का होता है। स्टार्च उसे नीले या काले रंग में बदल देता है। स्टार्च का अगर उसमें मिला दोगे, आयोडीन के विलयन में स्टार्च को मिलाओगे, तो उसका रंग या तो नीला होगा या तो काला होगा। कृत्रिम रेशा मतलब जो आर्टिफिशियल जो शुगर होती है, जो कृत्रिम, अगर हम शर्करा की बात करें या आर्टिफिशियल शुगर की बात करें, तो इसमें जो होती है मिठास तो होती है, लेकिन ये ऊर्जा नहीं देते और न ही रक्त में ग्लूकोज के लेवल को या स्तर को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें आता है एस्पार्टेम। कृत्रिम रेशे जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, कृत्रिम रेशे नहीं, सॉरी, कृत्रिम शर्करा, है ना, कृत्रिम शर्करा, इसमें एस्पार्टेम सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली कृत्रिम शर्करा या आर्टिफिशियल शुगर है। इसके अलावा सुक्रेलोस, ये भी मानव के द्वारा बनाई गई है। सेकेरिन, ये सबसे पुराना है जो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा एलिटेम, इन चारों में सबसे मीठा होता है। इन चारों में सबसे मीठा होता है एलिटेम नाम का जो कृत्रिम शर्करा होती है, सबसे मीठी होती है। इसके अलावा जो अन्य कृत्रिम शर्करा हैं जो कि मानव निर्मित है वो है स्टेविया। इसके अलावा नियोटेम, इसका जो स्वीटनेस वैल्यू है वो है 13,000, और एडवांटेम, इसका जो स्वीटनेस वैल्यू है ये है 20,000। मतलब ये सर्वाधिक मीठी है, याद रखेंगे। सबसे मीठी कौन है?
एडवांटेम 20,000 है ना, इसकी 20,000 जो है स्वीटनेस वैल्यू होती है। और इसके अलावा है एसिसलेफेम, एसिसलेफेम। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, स्वीटनेस वैल्यू सुक्रोस के आधार को मानकर निकाला जाता है। मतलब किसको आधार बनाया जाता है, अगर स्वीटनेस वैल्यू निकालना है हमको किसकी, इन कृत्रिम शर्करा की, तो किसको हम लोग आधार बनाएंगे, किसको बेस बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे अपने काय को, ये अपना सुक्रोस को, है ना, यहाँ लिखा हुआ है सुक्रोस को। तो जैसे एलिटेम, हमने क्या पढ़े थे, जो एलिटेम होता है, यहाँ लिखा है एलिटेम की स्वीटनेस वैल्यू 2000 है, अर्थात यह सुक्रोस से कितना 1000 गुना मीठी होगी, 2000 गुना मीठी है। मतलब सुक्रोस से 2000 गुना मीठी कौन है, ये एलिटेम है। मतलब इसकी स्वीटनेस वैल्यू कितनी है, 2000 है, और ये कितने गुना मीठी है, सुक्रोस से 2000 गुना मीठी। तो स्वीटनेस वैल्यू को हिंदी में माधुर्य मान भी कहा जाता है। मतलब मीठापेपन का मान ज्ञात करने का यह एक तरीका है। ठीक, तो इस तरीके का ये आज का एक छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।